गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पेपर नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 54 था वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हमारा पॉइंट है कक्षा और समस्या समाधान। जो कक्षा का जो ग्रुप बनता है उसमें समस्या का जो समाधान होता है वो कैसे होता है, वो पर्टिकुलर एक व्यक्तिगत समस्या का भी होता है और जो पूरा का पूरा ग्रुप है उसमें भी कोई समस्या होती है तो सभी का भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें हो सकती है कि व्यक्तिगत समस्या का समाधान भी हो सकता है और पूरे ग्रुप की समस्या का समाधान भी हो सकता है। समूह के रूप में कक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वह एक तो समाज के दायित्व की पूर्ति करती है। जो सभी लोग जो मिलके कोई भी काम करेंगे, पूरी क्लास जो काम करेंगे उसका इफेक्ट उनकी सोसाइटी पे भी पड़ेगा। कई बार बच्चे गलत एक्टिविटीज करते हैं तो उससे उनकी सोसाइटी पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वो कुछ भी कर रहे हैं उसका जो इफेक्ट है उनकी पूरी सोसाइटी पे, पूरे स्कूल पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो दूसरी ओर व्यक्तिगत विकास के अवसर प्रदान करती है। व्यक्ति पर्टिकुलर अगर एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका जो पूरा ग्रुप है वो उसका समाधान करता है, तो उसकी जो व्यक्तिगत समस्या है उसका समाधान भी होता है। और कक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए पदों का अनुसरण किया जाता है। जो कक्षा में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको सॉल्यूशन करने के लिए ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये हम एक एक करके पढ़ते हैं जिससे उनका समाधान होता है। सबसे पहला है अभिप्रेरणा। तो कोई भी काम करते हैं उसमें जो अभिप्रेरणा है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब कक्षा के समक्ष कोई भी समस्या प्रस्तुत की जाती है तो संपूर्ण कक्षा को उसके समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर को चाहिए कि वो सभी बच्चों को एक साथ मिलके उस समस्या का समाधान करने के लिए मोटिवेट करें। तो समूह का प्रत्येक सदस्य उसके समाधान के लिए तत्पर रहेगा। तो कक्षा में जितने भी बच्चे हैं वो उस समस्या के समाधान के लिए क्या रहेंगे, तत्पर रहेंगे। कब? जब टीचर उनको समाधान करने के लिए मोटिवेट करेगा कि सभी को मिलकर उस समस्या का समाधान करना है। उसके बाद है विश्लेषण, एनालिसिस। सबसे पहले जरूरी है अगर कोई भी समस्या आती है उसका समाधान कैसे करना है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज है वो हमें यूज करने हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है उसका एनालिसिस करना, पहले ही विश्लेषण करना कि जो समस्या है वो किस टाइप की है और उसके समाधान में हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है। कक्षा के अभिप्रेरित हो जाने के पश्चात समस्या के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना आवश्यक है कि वो समस्या है वो किससे रिलेटेड है और समस्या के विभिन्न आधारों का विश्लेषण करके विस्तृत कार्य योजना का निर्माण किया जाता है। तो पूरी की पूरी प्लानिंग है वो पहले से की जाती है। पहले समस्या का विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद उसके समाधान की प्लानिंग की जाती है। उसके बाद है परिकल्पना, हाइपोथेसिस है। समस्या का विश्लेषण करने के लिए पश्चात परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। पहले क्या करते हैं, पहले वो सोचते हैं कि हमें समस्या का समाधान कैसे करना है, तो वो क्या होती है, परिकल्पना होती है। परिकल्पना हमारे अनुमान को विश्वसनीय तथा अविश्वसनीय बनाती है। तो वो क्या करते हैं, पहले से वो समस्या समाधान के लिए परिकल्पना करते हैं तो वो विश्वसनीय है या अविश्वसनीय है वो पहले से ही उनको पता लग जाता है। उसके बाद है क्रियाशील। अब क्रियाशीलता का मतलब होता है ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उनको सबको एक्टिव रहना जरूरी होता है। और अच्छे समूहों में सदस्य आपस में विचार विनिमय करके किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कोई भी समस्या आती है अगर ग्रुप अच्छा है तो सभी मिलके उसको क्या करेंगे, सभी मिलके उसका समाधान देंगे। और कोई भी उनको डिसीजन लेना है तो वो पहले आपस में उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो किसी ना किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे। उसके बाद है स्वीकृति या अस्वीकृति। क्रियाशीलता द्वारा जो अनुभव प्राप्त होते हैं उसके आधार पर समूह की समस्या की परिकल्प की सत्यता या असत्यता की जांच की जाती है। और यदि समस्या का समाधान परिकल्पना के अनुसार हो जाता है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। कोई भी सॉल्यूशन देते हैं तो जरूरी नहीं कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो उसका समाधान हो जाए। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं वो कोई भी सॉल्यूशन देते हैं तो पहले से वो परिकल्पना का निर्माण करते हैं। अगर उनका सॉल्यूशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसकी क्या होती है, सत्यता और असत्यता की जांच की जाती है कि जो बच्चों ने सॉल्यूशन दिया है उससे समाधान हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसकी सत्यता की जांच है वो पहले की जाती है। उसके बाद हम पॉइंट देखते हैं समूह की भूमिका, रोल ऑफ ग्रुप क्या होता है। पूरा जो क्लास का ग्रुप बनाया जाता है उसका क्या रोल होता है।
कक्षा समूह स्वयं में एक बहुत बड़े कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ता है और यह कार्यक्रम छात्र की शक्ति, सदस्यों की योग्यता पर आदि पर निर्भर करता है और कक्षा एक समूह के रूप में इन भूमिकाओं का निर्वाह करती है। तो ग्रुप में जितने भी सदस्य होते हैं उनकी अलग अलग भूमिका होती है, तो वो जरूरी है, सभी बच्चे हैं एक्टिव रहना जरूरी है, सभी का सॉल्यूशन जानना जरूरी है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उनको, तो वो पर्टिकुलर एक दूसरे से क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो वो क्या होती है, उनकी अलग अलग भूमिका होती है सभी बच्चों की। तो पहला इसका पॉइंट है शक्ति प्रदान करना। पूरे ग्रुप को पावर अप कैसे करते हैं, समूह के सदस्य है वो अपनी उपलब्धियों से दूसरे सदस्यों में अधिक स्तर का कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं और ये सदस्य अन्य सदस्यों को समस्या समाधान के लिए प्रेरित भी करते रहते हैं। अब ग्रुप में सदस्य होते हैं वो सारे टाइप के होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत एक्टिवेट होते हैं और जिनके जो माइंड में है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी आ जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं। तो जो बच्चे एक्टिव हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो इससे सभी बच्चों को, पूरे पूरे ग्रुप को फायदा होता है, पूरे ग्रुप की समस्या का समाधान होता है। उसके बाद है सूचना प्रदान करना। कक्षा समूह में कुछ सदस्य अन्य सदस्यों को नवीन सूचनाएं प्रदान करते रहते हैं। मैंने अभी बताया कि कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो टाइम टाइम पे अपनी जो नई सूचनाएं हैं वो अपने ग्रुप को देते हैं और नवीन सूचनाओं के चयन तथा उनकी अभिव्यक्ति में अध्यापक का योग निहित रहता है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर बच्चों को नहीं बताते, क्योंकि उसमें टीचर की भी भूमिका होती है कि बच्चा जो नवीन सूचनाएं लेके आया है उनकी सत्यता जरूरी है कि उसकी बात सही है या नहीं है, तो इसमें टीचर का भी रोल होता है। उसके बाद है सूचना प्राप्त करना। कुछ सदस्य अन्य सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं और इन सदस्यों का कार्य है वो समस्या समाधान के अधिकाधिक सूचनाएं ग्रहण करता है। मतलब कुछ बच्चे जो एक्टिवेट होते हैं वो समस्या का समाधान देते हैं, कुछ बच्चे एक्टिवेट नहीं होते हैं तो वो उनके विचारों को मानते हैं। उसके बाद है अभिप्रेरक। जो सदस्य समस्या समाधान प्रस्तुत करता है वह अभिप्रेरक कहलाता है। और समूह में ऐसे अनेक सदस्य हो सकते हैं, कोई भी ग्रुप है तो उसमें क्या होता है, जो कुछ बच्चे होते हैं वो अच्छे एक्टिवेट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, समस्या का समाधान है वो जल्दी देते हैं, तो उससे पूरे ग्रुप को फायदा होता है। तो ये सदस्य एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। तो आजकल बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। उसके बाद है विस्तार देना। समस्या के समाधान में विभिन्न पदों और अनेक पहलुओं से विस्तार दिया जाता है। इस प्रकार तर्क शक्ति का विकास होता है। अब क्या करते हैं, कोई भी समस्या आती है तो पूरा ग्रुप आपस में डिस्कस करता है। तो कुछ बच्चे वो सही सॉल्यूशन देते हैं, कुछ गलत देते हैं, तो वो आपस में क्या करते हैं, उनका डिस्कशन होता है, ठीक है। और डिस्कशन में उनको जो अच्छा किसी का विचार अच्छा लगता है तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो वो क्या होता है, पूरे विचार है उनके, उनको एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद है अभिमत प्रकट करना। समूह में समस्या का समाधान करने हेतु अनेक सदस्य अपनी अपनी राय प्रकट करते हैं, इसलिए समूह में विवेचित बात और उससे बात निष्कर्ष को अंतिम रूप से माना जाता है। तो सभी क्या करते हैं, अपनी अपनी राय प्रस्तुत करते हैं। अगर उनकी राय सही होती है तो उसको मान लिया जाता है, अगर राय सही नहीं होती है तो उसको नहीं माना जाता है। तो उससे क्या करते हैं, वो सारे आपस में डिस्कस करके एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। उसके बाद है मूल्यांकन। सदस्यों के अभिमत प्राप्त होने पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। मतलब सभी ने अपना अपना विचार प्रस्तुत कर दिया, अब उनका मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऐसे होता है कि जो किस बच्चे ने है वो अच्छा सही सॉल्यूशन दिया है। तो मूल्यांकन के द्वारा कक्षा समूह सदस्य की परिकल्पना की जांच करता है। मतलब बच्चा है उसके सोचने की शक्ति है, पावर है, वो कैसी है, वो कैसे सॉल्यूशन दे रहा है, तो ये चीजें उस ग्रुप पे डिपेंड करती है। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं समूह अध्ययन पद्धति। मतलब जो ग्रुप में जो बच्चे रहते हैं उनका जो स्टडी का मेथड होता है वो कैसे होता है। तो समूह की क्रिया प्रतिक्रिया के अध्ययन के लिए इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं निरीक्षण विधि होती है, ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, वो क्या होता है। निरीक्षण विधियां समूह के अध्ययन की प्राचीनतम विधियां हैं। तो निरीक्षण विधि है वो सबसे क्या है, प्राचीनतम विधि है और इस समूह की क्रियाओं एवं उपलब्धियों का नियोजित एवं क्रमबद्ध रूप में अध्ययन किया जाता है। निरीक्षण वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। उसके बाद निरीक्षण है वो क्या होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए और समस्या पर केंद्रित दृष्टि रखता हो।
और उसके बाद है निरीक्षण विधि को प्रमाणीकृत करने के लिए रिकॉर्ड तथा विश्लेषण विधि अपनाई जाती है। और इस विधि को अपनाए जाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जो निरीक्षण विधियों का मतलब होता है, जो हम बच्चा है वो जो देख के सीखता है, ठीक है, तो बच्चा देख के सीखता है, उसको हम क्या कहते हैं, निरीक्षण विधि कहते हैं। तो ये क्या होनी चाहिए, ये वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। मतलब जो बच्चा जिस चीज को देख के सीख रहा है वो क्या होने चाहिए, वो वैज्ञानिक होने चाहिए, वो उसके पाठ्यक्रम से, सिलेबस से रिलेटेड होने चाहिए। तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं उनका ध्यान रखना है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले है, जिस क्रिया का अध्ययन करना हो उसके जो सभी पहलुओं पर विचार करने के जो क्षेत्र हैं वो निर्धारित कर लेने चाहिए कि हमें कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं उन पे हमें विचार करना है। और अध्यापक को चाहिए कि वह परिस्थिति पर सोचे और उसके लिए उद्दीपन प्रस्तुत करे। मतलब बच्चे हैं वो जिस चीज को निरीक्षण से सीख रहे हैं, तो उसमें टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर है वो उस परिस्थिति को खुद सोचे और उसके बाद खुद सोच के उसका जो उद्दीपन है वो बच्चों को बताए। अध्यापक वाद विवाद, परिचर्चा आदि का आयोजन कर सकता है। बच्चों को क्या आपस में डिस्कस कर सकता है, आपस में बच्चों से आपस में वाद विवाद करवा सकता है। तो उससे क्या होता है, जो बच्चे की सोचने समझने की शक्ति है, विचार विमर्श करने की शक्ति है, वो बढ़ती है। अध्यापक को अध्ययन की सामग्री आदि को स्वयं तय करना चाहिए कि जो बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें जो टीचिंग मेथड के लिए कौन कौन सी चीजें अपनाई जानी चाहिए, तो ये उसको खुद को जो टूल्स है वो सोच के तैयार करने चाहिए। उसके बाद है, समूह के सदस्यों से प्राप्त अभिलेखों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। जो ग्रुप है वो जो एक्टिविटीज कर रहा है, जो विचार विमर्श कर रहा है, तो उनके जो विचार है, उनके सत्यता की जांच है वो भी टीचर को करनी चाहिए कि वो जो विश्लेषण कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। यह विश्लेषण डायरी, नोटबुक, जीवन संबंधी ये जो टिप्पणियां हैं, जीवन संबंधी टिप्पणियां, घटनाओं तथा संकलन करके किया जाए। प्रभावशाली प्रश्नावली विधि को अपनाकर भी अध्ययन सामग्री प्राप्त की जा सकती है। तो प्रश्नावली विधि क्या होती है, प्रश्नावली विधि में पहले से ही बच्चों को पूछने के लिए जो प्रश्न है वो लिख लिए जाते हैं और उसके बाद उन प्रश्नों को बच्चों से एक एक करके पूछा जाता है। और इससे बच्चों के जो सोचने की क्षमता है उसका हमें पता लगता है कि बच्चा वो किस तरीके से सोच रहा है, कहाँ तक सोच रहा है। तो प्रश्नावली विधि में क्या किया जाता है और क्यों की जाती है, बच्चे के व्यवहार को जानने के लिए सबसे ज्यादा यूज में की जाती है प्रश्नावली विधि। उसके बाद प्रश्नावली विधि है, अन्य सामग्री को स्टेनो की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पार्टी की सहायता से कार्यवाही का ब्यौरा आदि। छात्रों की भाव मुद्रा, संवेगात्मक स्थिति का अध्ययन किया जाना चाहिए। और उपकरणों का भी टेप रिकॉर्डर, फिल्म, मूक फिल्म आदि के द्वारा समूह का अध्ययन किया जा सकता है। तो टीचर क्या करता है, बच्चों को टीचिंग मेथड है वो यूज करता है। तो टीचर है वो बच्चों के लिए क्या यूज कर सकता है, उनको कोई भी मोटिवेट करने के लिए उनको फिल्म दिखा सकता है, टेप रिकॉर्डर का यूज कर सकता है। तो ये चीजें हैं वो समूह के अध्ययन के लिए टीचर है वो बच्चों के लिए यूज कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं समाज मिति विधि। उससे क्या होता है, समूह का अध्ययन करने के लिए दूसरी विधि है समाज मिति। समाज मिति विधि का मतलब ये होता है कि बच्चा व्यवहार कैसा कर रहा है उसके आस पड़ोस वालों से पूछना, उसके कॉन्टेक्ट में जो रहते हैं, चाहे परिवार के लोग हैं, चाहे वो आस पड़ोस के लोग हैं, चाहे वो स्कूल के लोग हैं, मतलब उसके आसपास के लोगों से पूछना ही क्या कहलाती है, समाज मिति विधि कहलाती है। मौखिक प्रश्न या लिखित प्रश्नों के माध्यम से समूह के सदस्यों की प्रतिक्रिया जानी जाती है कि उनका व्यवहार है वो कैसा है। समाज नीति वह तकनीक है जो समूह के सदस्यों में अनेक प्रकार के सदस्यों को प्रकट करती है और इसका आधार व्यक्तिगत पसंद है, मतलब पर्टिकुलर अलग अलग बच्चों का व्यवहार है वो पता लगाया जाता है। और सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि इस विधि से समूह में किस सदस्य से संबंध रखे जाएं, कौन सा सदस्य है जिसका व्यवहार अच्छा है, और यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसमें प्रत्येक सदस्य से उसकी पसंद ज्ञात की जा सकती है और फिर उसकी लोकप्रियता अलोकप्रियता का पता लगाया जा सकता है। तो बच्चा है उसका समाज में व्यवहार कैसा है, सबके साथ वो कैसा व्यवहार कर रहा है, तो इससे उसका पता लगाया जा सकता है समाज नीति विधि से।
समाज नीति से प्राप्त सूचनाएं समाज के अवबोध में बहुत सहायक होती हैं और अधिक लोकप्रिय चुने हुए सदस्य तथा कम लोकप्रिय चुने हुए सदस्य है उनका जो समूह की रचना पर भी प्रभाव डालते हैं। जो फेमस हैं और जो फेमस नहीं है वो उनके ग्रुप की रचना पर प्रभाव डालते हैं। और समाज नीति से प्राप्त आंकड़े हैं वो अध्यापक को कक्षा की गतिशीलता का अवबोध करने में भी अत्यंत सहायक होंगे। तो जो टीचर है वो बच्चे को पढ़ाएगा। अब मान लो किसी बच्चे को समस्या आ रही है तो इसे टीचर को कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को पर्टिकुलर घर से कोई प्रॉब्लम है, परिवार से कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या है, वो किससे पता चलेगा, वो समाज नीति विधि से पता चलेगा कि अगर बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है तो वो पर्टिकुलर उसके पेरेंट्स से पूछ सकता है या उसके आसपास के लोगों से पूछ सकता है कि उसको पर्टिकुलर क्या समस्या आ रही है। तो ये जो टीचर है वो उसको जानने में मदद करती है समाज नीति विधि। उसके बाद है समूह की प्रक्रिया है, ये हम नेक्स्ट क्लास में जारी रखेंगे। आज के लिए थैंक यू।